नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखिका ने एक बेहद संवेदनशील और अहम मुद्दे पर ध्यान खींचा है। गर्भावस्था के दौरान अवसाद और उसके इलाज को लेकर समाज और चिकित्सा तंत्र में फैली गलत धारणाएं। लेख की शुरुआत लेखिका के निजी अनुभव से होती है, जहां उन्होंने बच्चे की सेहत के लिए अपनी डिप्रेशन की दवा छोड़ दी, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी मानसिक हालत और बिगड़ गई। इससे ये बात सामने आती है कि गर्भवती महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी खुद मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेख में FDA यानी अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के उस पैनल की भी आलोचना की गई है, जो गर्भवती महिलाओं द्वारा डिप्रेशन की दवाओं के इस्तेमाल पर चर्चा के लिए बनाया गया था। लेखिका कहती हैं कि इस पैनल में ज्यादातर विशेषज्ञ पक्षपाती थे और उन्होंने दवाओं के नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जबकि डिप्रेशन का इलाज ना करने के खतरे को नजरअंदाज किया। कुछ पैनलिस्ट तो ये कहकर कह गए कि गर्भवती महिलाएं अगर मानसिक रूप से संघर्ष कर रही हैं तो वो बीमारी नहीं बल्कि भावनात्मक गहराई है। ये सोच मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को नजरअंदाज करती है। लेख का मूल उद्देश्य है ये समझाना कि गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है और दवाएं लेना कोई पाप नहीं। हर महिला की जरूरत अलग होती है और उन्हें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और समर्थन मिलना चाहिए। लेख ये सवाल उठाता है कि कहीं दवाओं को लेकर ये अतिरंजित डर महिलाओं को फिर से वही नुकसान न पहुंचा दे जिससे हम बचना चाहते हैं। लेखिका उम्मीद करती हैं कि भविष्य में इस विषय पर वैज्ञानिक और ईमानदार चर्चा हो, जिसमें महिलाओं की सेहत को प्राथमिकता दी जाए, न कि सामाजिक धारणाओं या पूर्वाग्रहों को। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में खेल मनोवैज्ञानिक एमी इजिकी ने इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम लायोनेज की यूरो कप जीत के पीछे मैदान से बाहर की उन आदतों और गतिविधियों की अहमियत को रेखांकित किया है जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। लेख का मकसद ये दिखाना है कि सिर्फ ताकत, अनुशासन या आक्रामकता ही नहीं, टूर्नामेंट में जीत दिलाने वाली बातें नहीं होती, बल्कि खिलाड़ी अपने मानसिक संतुलन और ऊर्जा को कैसे संभालते हैं ये भी उतना ही जरूरी होता है। लेख बताता है कि लायोनेज ने अपने ट्रेनिंग कैंप में शतरंज, लूडो, लेगो बनाने, पियानो बजाने, जर्नल लिखने जैसी बेहद साधारण और लो-फाई गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। इससे उन्हें तेज गति वाली स्पर्धाओं के बीच एक भावनात्मक और मानसिक ब्रेक मिला, जिससे दिमाग को जरूरी आराम और संतुलन मिला। खेल में अक्सर देखा जाता है कि जीत या हार के बाद खिलाड़ियों का दिमाग रासायनिक बदलावों से गुजरता है। डोपामीन और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन का बहाव उनके मूड और नींद तक को बिगाड़ सकता है। ऐसे में अगर मानसिक थकान का सही ढंग से प्रबंधन ना किया जाए तो खिलाड़ी अवसाद, बर्नआउट या व्यसनों की ओर भी जा सकते हैं। इसी बिंदु पर लेख जोर देता है कि लायोनेज की जीत में इस संतुलन का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने टीम भावना, भावनात्मक जुड़ाव और तनाव मुक्ति को गंभीरता से लिया। ये आदतें सिर्फ एथलीटों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि तेज रफ्तार जिंदगी में थोड़ी धीमी गति वाली शांत गतिविधियां हमें मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। लेख का सार यही है कि जब जिंदगी के दबाव बढ़ते हैं और उनसे निपटने की समझदारी जिग्सा पजल जैसी शांत गतिविधियों में भी छिपी हो सकती है, और यही असली जीत की तैयारी है। द डेली स्टार में प्रकाशित लेख अ लेटर टू अवर बीटन, बर्न्ड, फॉलन चिल्ड्रन एक बेहद मार्मिक और आत्मग्लानि से भरा लेख है, जिसमें लेखक बच्चों से क्षमा मांगते हुए उस सामाजिक, राजनीतिक और संरचनात्मक विफलता की ओर ध्यान दिला रहे हैं जिसने मासूम जिंदगियों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। लेख एक खुले खत की तरह लिखा गया है, बांग्लादेश के उन बच्चों के नाम जो हिंसा, उपेक्षा, असमानता और राज्य की बेरुखी का शिकार हुए। लेख में बताया गया है कि कैसे हम बड़ों ने अपने स्वार्थ और सत्ता की भूख में बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिक्षा प्रणाली में विषमता, रिजल्ट के दबाव से आत्महत्या, हिंसक आंदोलन में गोलियों से बच्चों की मौत और हाल ही में राजधानी में एक लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से बच्चों की जलकर मौत, इन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए लेखक ये समझाना चाहते हैं ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक गहरी व्यवस्था की विफलता है। ये लेख इस बात पर भी जोर देता है
कि किस तरह बच्चों को एक सुरक्षित, खुशहाल और संवेदनशील समाज देने की बजाय हमने उनके हिस्से में केवल डर, दुख और बर्बादी छोड़ी है। उनके सपनों की जगह हमने उन्हें बम वर्षक विमान, धुएं और हत्यारी राजनीति का उपहार दिया। लेख उन्हीं सब घटनाओं को जोड़ते हुए सवाल खड़ा करता है कि क्या ये वही दुनिया है जो हमने बच्चों के लिए बनानी चाहिए थी। लेख का मूल भाव यही है कि समाज, सरकार और वयस्कों ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। अब हमारे पास ना तो उन्हें देने को कुछ बचा है और ना ही माफी मांगने का नैतिक अधिकार है। फिर भी लेखक एक गहरे अपराध बोध के साथ उनसे क्षमा मांगते हैं। ये सिर्फ एक लेख नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी और आत्ममंथन का आह्वान है। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में लेखक संजीव चोपड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, सरलता और उनके भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया है कि शास्त्री जी ने जो कहा उसे करने की कोशिश भी ईमानदारी से की। उन्होंने ना सिर्फ जय जवान जय किसान जैसे प्रेरणादायक नारे दिए बल्कि देश की सेना और किसानों को आत्मविश्वास देकर 1965 की लड़ाई में जीत और हरित क्रांति की दिशा में भी ठोस परिणाम दिए। लेकिन जब बात भ्रष्टाचार से लड़ने की आई तो उन्होंने ठोस संस्थागत कदम उठाए। फिर भी ये लड़ाई आसान नहीं रही। लेख का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि शास्त्री जी ने संथानम समिति जैसी संस्थाओं के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त शुरुआत की थी। इस समिति ने सरकार और अफसरशाही में फैले भ्रष्टाचार की गहराई से जांच की और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना भी शामिल थी। हालांकि इन संस्थाओं ने ईमानदारी और जवाबदेही की नींव रखी, पर लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार एक गहरी, जटिल और लगातार बदलती समस्या है, जिसे केवल नियमों से नहीं बल्कि समाज और नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही मिटाया जा सकता है। लेख ये भी दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार धीरे धीरे निचले स्तर से ऊपर तक ऑल इंडिया सर्विसेज और राजनीति तक पहुंच गया और इसके खिलाफ लड़ाई अब भी अधूरी है। आरटीआई, लोकपाल और पारदर्शिता के अन्य प्रयासों के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। फिर भी कुछ विजिलेंस कमिश्नर्स और सुधारों ने उम्मीद की किरण दिखाई है। अगर संस्थाएं ईमानदारी से काम करें तो व्यवस्था में बदलाव संभव है। ये लेख एक ऐतिहासिक दृष्टि से सीख लेने और ये समझने का प्रयास है कि ईमानदार नेतृत्व और संस्थागत सुधार भले धीरे धीरे प्रभाव दिखाएं, लेकिन उनकी बुनियाद मजबूत होती है, बशर्ते हम उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक समर्थन से पोषित करें। बीबीसी में प्रकाशित लेख में ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी जिंदगी में लगातार गहराई से शामिल होता जा रहा है और इसके इस्तेमाल से हम भले ही सुविधा और तेजी मिल रही है, लेकिन ये हमारी सोचने समझने की असली शक्ति यानी क्रिटिकल थिंकिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। लेख इसी गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिलाता है कि अगर हम हर काम के लिए एआई पर निर्भर होते गए तो धीरे धीरे हम खुद सोचना, विश्लेषण करना और समस्याओं का हल ढूंढना भूल सकते हैं। लेख कई वैज्ञानिकों और शिक्षकों के उदाहरणों से समझाता है कि एआई के जवाब अक्सर सतही होते हैं और अगर हम उन पर बिना सोचे भरोसा करते हैं तो हमारी समीक्षात्मक सोच की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। लेख ये नहीं कहता कि एआई का इस्तेमाल करना गलत है, बल्कि ये बताता है कि इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि ये हमारे लिए एक उपकरण बने, एक सोचने वाला दिमाग नहीं। उदाहरण के तौर पर छात्रों को सीखना चाहिए कि एआई की दी गई जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, बल्कि उस पर सवाल उठाएं और अपने विचार बनाएं। लेख का मूल उद्देश्य यह है कि हम तकनीक को अपनाएं, लेकिन अपने विवेक और सोचने की क्षमता को खोए बिना। इसमें चेतावनी भी दी गई है कि अगर हमने संतुलन नहीं रखा तो एआई हमारी मदद करने के बजाय हमारे दिमाग को सुस्त बना देगा। कुल मिलाकर लेख हमें सतर्क करता है कि तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, मगर सोचने का काम अब भी हमें खुद करना होगा, तभी हम एक जागरूक, समझदार और सशक्त समाज बना सकेंगे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।